बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि डियर व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो बर वक्त मिल सके। डियर सामीन, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही अहम बात है और मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो ये बात है कि वो जज जिसने हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को टीटीपी का जो इनका मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, बड़ा मजबूत केस था 1100 अरब का, उसमें जिस जज ने इनको रिहा किया, अब वो जज जब भी रिटायर हुआ है तो उस पर जो है ना वो इनामात और जो बारिशें बरस गई हैं। जनाब वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें कमिश्नर लगा दिया है वज़ारत इत्तलात में, इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगा दिया है वज़ारत इत्तलात में। ये वही जज है जिसने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज को इनका जो टीटीपी मनी लॉन्ड्रिंग का केस था उसमें इनको जो है वो बरी कर दिया है। हालांकि ये इतना मजबूत केस था, इसके बारे में तकरीबन जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी भी ये राय थी कि अगर ये केस अगर अदालतें लंदन की हों या यूरोप की हों, जजेस भी उन्हीं के हों, मतलब कि जो वकला बिरादरी है, जो कानूनी टीम है, जो कानून को अच्छी तरह जानते हैं, कानूनी माहिरीन का भी यही ख्याल था कि अगर ये केस मेरिट पर सुना जाए तो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का बचना नामुमकिन था। डियर व्यूवर्स, आपको कुछ माजी में ले चलते हैं तो ये जो शरीफ ख़ानदान है, हाउस ऑफ शरीफ है, ये हमेशा से ही अदलिया का जो है वो लाडला रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख में कोई नया काम नहीं हुआ, ये पहले भी होता आया है। इसी तरह ये जो करप्ट टोला है इसने हमेशा इस निज़ाम से फ़ायदा उठाया है और ये ऐसी भेड़ गायें हैं जो एक दूसरे को, ये ऐसी मगरमच्छ हैं जो एक दूसरे को प्रोटेक्ट फराहम करती हैं। आप अगर माजी में चले जाएं तो ये नून लीग क्या है, इन्होंने अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिमें चलाई, वकला के ख़िलाफ़ इन्होंने मुहिमें चलाई, जजेस के बारे में इन्होंने सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या क्या मुहिमें चलाई। इसके अलावा इनका सोशल मीडिया ट्रायल कराया गया। इसके अलावा ये जो टीवी चैनल्स हैं इनके ज़रिए पता नहीं जजेस के ख़िलाफ़ इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। ये इनका पुराना वतीरा है। अब आपको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अल्लाह जन्नत में जगह वो कहा करती थी कि मैं जब भी अदालत में जाती हूँ तो मुझे तो रिलीफ नहीं मिलता, लेकिन ये नवाज शरीफ जो है इसको रिलीफ मिल जाता है। ये अदलिया के हमेशा से इलाज ले रहे हैं और इन्होंने अदलिया से ही फ़ायदा लिया है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद ये जो नवाज शरीफ है ये पाकिस्तान का एक ऐसा मुजरिम है कि जिसे इसी अदलिया ने हमेशा रिलीफ दिया। आप देख लें कि पहले ही से ये बीमार था, बीमारी के नाम पर 8 हफ्तों का इसने रिलीफ लिया और अपने जो महल जाती मुरा में रहा। इसके बाद फिर वो लंदन गया, क्या गया, तकरीबन 3 हफ्ते के लिए गया था, इलाज के लिए गया था। अब 3.5 साल होने को है, वो अभी तक नहीं आया। और ये जो शहबाज शरीफ है इसने हलफनामा लिख कर दिया था कि मेरा भाई ना वापस आया तो मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ। अब मैं जाता हूँ वो जो इनका केस था, इस जज का नाम है जस्टिस इजाज़ुल एहसन अमान। ये जो अभी उन्होंने इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगाया वज़ारत इत्तलात में, ये वो जज है जिसने मनी लॉन्ड्रिंग का जो शहबाज शरीफ का केस था 1100 अरब का, उसमें इनको रिहा किया। जब वो रिटायर हुआ तो उसे कमिश्नर लगा दिया गया वज़ारत इत्तलात में। तो मेरा बात कहने का मकसद ये है कि ये मगरमच्छ जो हैं वो एक दूसरे को हमेशा तफज़ करते हैं। इन्होंने रिसेंटली एक वो तोशा खाना के बारे में शो सा छोड़ा हुआ था कि खान ने ये कर दिया वो कर दिया। जब इनकी अपनी बारी आई तो ये खुद ही भाग गए, रिगार्ड देने से भाग गए। इनकी मुनाफ़क़त देख लें तो नून लीग का जो ये वतीरा है ये इनका एक ही नज़रिया है, माल बचाओ, आल बचाओ और खाल बचाओ। ये पहले जो हैं ये लोगों को प्यार से समझाते हैं, मान जाते हैं तो ठीक है, फिर इनको डराते धमकाते हैं। ये इनका वतीरा है। तो इन्होंने अगर आप रिसर्च में चले जाएं तो वो जस्टिस शनीम नकवी जो गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जस्टिस था, नवाज शरीफ ने से लगाया था, उससे झूठा बयान अल्फी इन्होंने दिलवाया। जज अरशद मलक मरहूम, उसके साथ इन लोगों ने क्या किया, जब वो सऊदी अरब में गया उम्रा करने के लिए तो वहाँ हुसैन नवाज ने उससे कहा कि आप मुझसे डील कर लें, मैं आपको इसके बदले में ये दूंगा वो दूंगा। लेकिन जब उसने इनकार कर दिया तो उससे एक वीडियो के ज़रिए
اس کو بلیک میل کیا گیا، ٹھیک ہے، اس کو بلیک میل کیا گیا۔ اس کے بعد جب بلیک میل کیا گیا اس کے بعد آپ دیکھ لیں ایف آئی کا ان کا جو کیس تھا، تقریباً 3200 کمپنیاں جن کے ذریعے یہ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، اور تقریباً یہ جو کیس تھا یہ 17 والیوم پر مشتمل تھا، 4000 پیجز پر اس پر مشتمل تھا۔ اس کے علاوہ اس کے 100 گواہ تھے۔ یہ جو جج صاحبان ہیں جنہیں ابھی وہ کمشنر لگایا گیا وزارت اطلاعات میں، یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے نہ تو ثبوتوں کو پرجرا کی، نہ ہی جو یہ گواہ ہیں ان کو سنا، اور ایک ہی دن میں ان کو اس کیس سے بری کا۔ حالانکہ یہ بڑا مضبوط کیس تھا، $1100 ارب کا یہ جو ان کا کیس تھا، تو یہ بڑا مضبوط کیس تھا۔ بھکرا برادری کی بھی اس میں یہ رائے تھی کہ اس میں شہباز شریف کا بچنا ناممکن ہے۔ دیکھ لیں کہ یہ میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ شریف خاندان جو ہے یہ ہمیشہ سے عدلیہ کا لاڈلا رہا ہے، اور اسی طرح انہوں نے وہ فائدہ اٹھا لیا۔ آج سے کچھ قبل کی بات ہے کہ ایک سپریم کورٹ کے بھی جج تھے جنہوں نے حدیبیہ نواز شریف کا جو بڑا مضبوط کیس تھا ان کی کرپشن کا، اسے روز کر دیا۔ جب وہی صاحب ان کا خود کا ٹرائل ہوا، آپ جانتے ہوں گے جس کا میں نام لے رہا ہوں، وہ سپریم کورٹ کے بڑے جج ہیں، تو جب ان پر وہ بری ہوئے تو ان پر کچھ ثابت نہیں ہو سکا۔ جسٹس قاضی فائز کی بات کریں تو اس وقت نواز شریف نے کہا ایک ہوا کا جھونکا اس کے بارے میں کہا تھا، اور بلاول بھٹو نے کہا تھا یہ ڈیموکریٹک جج ہیں۔ کہنے کا مطلب ہے یہ باقی جتنے بھی ججز ہیں جو ان کے ہیں وہ ڈیموکریٹک ہیں، اور جو ان کے مطلب کہ وہ جو میرٹ پر فیصلہ دیتے ہیں وہ عامر ہیں، وہ جرنیلوں کے جج ہیں ان بقول نون لیگ کے۔ اب بتاؤں کہ یہ جو کیس تھا اس میں تقریباً $1600 ارب کا یہ جو رقم ہے، 3200 کمپنیاں جس کے ذریعے ٹرانزیکشن، اور ٹرانزیکشن کن کے ذریعے ہوئے؟ ایک مقصود چپڑاسی، رفیق ریڈی والا، اور یہ پاپڑ والی، اس طرح کی یار جن کی اپنی مطلب کہ بھی 30-30 ہزار روپے منتھلی جو ہے وہ آمدنی بنتی، ان لوگوں کے ذریعے ان کے اکاؤنٹ میں اربوں ڈالا آئے ہیں، اربوں کے حساب سے پیسے ہیں۔ مطلب کہنے کا مطلب ہے وہ شخص جو کبھی کراچی پورٹ پر نہیں جا سکتا، ان کے ذریعے ان کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آئیں، تو وہ بھی کہاں سے؟ دبئی سے ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں آس پاس سے نہیں، دبئی سے پیسے آ رہے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ یہ دیکھیں یہ کیا سین ہے کہ یہ کتنا ان لوگوں نے اس قوم کو چونا لگایا ہے اور اس عدلیہ کو چونا لگایا، آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آتا ہوں کہ شہباز شریف، یہ آپ بات نشین کر لیں کہ جس دن اس کی جو یہ جج صاحبان تھے میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ دن جب یہ جو ٹی ٹی کا کیس تھا، وہ ہاؤس آف شریف شہباز شریف کا، جس دن اس پر فرد جرم عائد ہونی تھی اسی دن جو باپ ہے وہ وزیر اعظم بن گیا، اور جو بیٹا ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن گیا۔ تو اس کا ایک جو مرکزی ملزم ہے وہ ہے شہباز شریف کا بیٹا سلیمان شہباز، ٹھیک ہے۔ جب یہ کیس اوپن ہوا تو وہ باہر بھاگ گیا، اب وہ دوبارہ سے اس ملک میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3200 کمپنیوں کے ذریعے ان لوگوں نے دیکھیے کہ، اور اس کیس میں ان لوگوں نے کیسی عجلت سے کام لیا، لاپرواہی سے کام لیا۔ اس کیس کے جو تقریباً تھے وہ 100 گواہ تھے، ٹھیک ہے، جن میں سے کسی کو سنے بغیر، گواہوں پہ جیرا نہیں ہے، ثبوتوں پہ جیرا نہیں ہے، ان لوگوں نے ایک ہی دن میں باپ بیٹے کو جو ہے وہ بری کر دیا۔ دیکھ اس ملک کا کتنا بڑے عالم ہے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، ان لوگوں نے آج سے ریسنٹلی پہلے توشہ خانہ کا بڑا شور مچایا ہوا تھا کہ خان نے یہ کیا، ٹھیک ہے، عمران خان سے اس کا سوال ہونا چاہیے، لیکن آپ سے بھی تو سوال ہونا چاہیے۔ آپ نے تو وہ مریم نواز نے جو وہ مرسیڈیز جو وہ BMW تھی، اتنی مہنگی کار تھی، وہ 2 لاکھ روپے کے عوض توشہ خانے سے لیے، ٹھیک ہے، آپ نے تو 2% دے کر لی ہے۔ اور ادھر خان صاحب جب آئے تو انہوں نے یہ جو قانون تھا اس کو قانون کو چینج کیا، چینج کرنے کے بعد جو 50% ادائیگی کر کے وہ جو ہے وہ چیزیں لی ہیں۔ تو وہ TTP کا کیس ہوا تھا، بتانے کا مقصد یہ کہ ان مقصود چپڑاسی وہ ریڈی والوں کے اکاؤنٹ کے ذریعے دبئی سے پیسے، ان کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں، اور یہ پکا کیس تھا، اس میں شہباز شریف کا بچنا ممکن ہی نہیں تھا۔ دیکھیں یہ وہ طاقتور حلقوں کی بھی اس میں وہ ان کے منظور نظر، ان کے کرم کے بغیر تو یہ ممکن نہیں تھا۔ دیکھیں یہ اس ملک کا کتنا بڑے عالم ہے، وہ شہباز شریف دیکھ لیں، وہ نواز شریف دیکھ لیں، ان لوگوں نے کیسے اس نظام کو جکڑا ہوا ہے۔ تو عمران خان جو ہے وہ اس نظام کے خلاف جدوجہد کر رہا ہے۔ میرے نوجوان، وہ آپ کو سوچنا ہوگا، آپ کو عمران خان کا ساتھ دینا ہوگا۔ جب تک آپ خان صاحب کا ساتھ نہیں دیں گے،
हम इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कानून की हुक्मरानी नहीं कर सकते। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भीख मांगने वाले बन जाएंगे। हमारी जो भी गवर्नमेंट आती है वो कर्ज़ा लेने के लिए कभी किसी के पास कभी किसी के पास। मेरे पाकिस्तानियों और मैं इन मुनसिफों से कहना चाहता हूँ, ये नून लीग के भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, भाइयों आप भी खुद सोचें। मैं आप उनके ठीक हैं, आप उनके सपोर्टर हैं, मैं आपको इस बात पे बुरा नहीं कहूँगा। आपकी अपनी राय है, आप जिसे भी मर्जी वोट दें, लेकिन ज़रा सोचें तो सही, ये यार इन लोगों ने इस मुल्क के साथ क्या किया, आप उन लोगों को क्यों सपोर्ट करते हैं। और मैं इन जजेस से भी कहना चाहता हूँ कि एक बात याद रखना, यहाँ पर आप जो मर्ज़ी कर लें, और एक ऊपर भी अदालत है, वो अल्लाह की अदालत है, उस दिन आपको उसमें जवाबदेह होना है। और वो दिन का ज़रा तसव्वुर करें कि उस दिन ना तो किसी की सिफारिश चलेगी, और उस दिन पाई पाई का हिसाब होगा, और आपका गिरेबान होगा, आपके गिरेडान में हाथ डाल के पूछा जाएंगे आपने कैसे इन चोरों को जो है वो प्रोटेक्ट दिया, इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया। और इस मुल्क के गयूर अवाम, इस मुल्क के गरीब अवाम जो इस वक्त आटे के लिए तरस रहे हैं, उनके पैसे जिन बगैरतों ने लूटे थे, उनको कैसे आप रिलीफ फराम करते हैं। तो डियर मेरे नौजवानों, आपको सोचना होगा। अगर आप नहीं सोचेंगे तो इस मुल्क का कौन सोचेगा। अगर नौजवान तबका आगे नहीं आएगा तो कौन आएगा। इसलिए हमने बढ़ चढ़कर इमरान खान का साथ देना है। इसलिए इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के लिए, इस कौम के बच्चों के लिए, अगर हम चाहते हैं कि हम वो पाकिस्तान बने जिसका कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने देखा था, इल्लामा इकबाल ने देखा था, जिसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी थी, क्या वो वो पाकिस्तान था कि वो भीख मांगता रहे, कर्ज़ों के अंबार में डूबा रहे, लोगों जो हैं वो दो वक्त की रोटी से महरूम रहें। ठीक है, कानून किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है, अमीर के लिए कानून कुछ है, गरीब के लिए कानून कुछ है। क्या ये पाकिस्तान इसलिए बना था? नहीं, पाकिस्तान एक नज़रिए पर बना था। और ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की जद्दोजहद थी, इल्लामा इकबाल मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की जद्दोजहद थी, और हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानी का सिलसिला है। या हम नौजवानों में आपसे मुखातिब हूँ, या हम अपने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अपने बुज़ुर्गों ने जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उनको क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम बाशऊर हैं, हम में शऊर नहीं है, हम बेअक्ल हैं। नौजवानों, आपको आगे आना होगा और इमरान खान का साथ देना होगा इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, और इस मुल्क की कौम के लिए, इस मुल्क के बच्चों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि ये मुल्क अक़वाम आलम में तरक्की करें और वो पाकिस्तान बने जिसका कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने देखा था, तो आपको इमरान खान का साथ देना होगा। इन चोरों और लुटेरों का साथ आपने बहुत दे लिया, बस करें, अब इस मुल्क के लिए आगे बढ़ें। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो नौजवान हैं वो इस पर ज़रूर गौर करेंगे। और शरीफ ख़ानदान तो हमेशा ही अदलिया का लाडला रहा है, तो देख लें, इनके बारे में पहले भी मशहूर था। वो अताउल्लाह तारड़ के जो वालिद हैं, क्या नाम है, रफ़ीक तारड़, वो भी वकील थे, उनके बारे में मशहूर है। जस्टिस क्यों ये फ़ोन पर उन पर फैसले करवाते थे, ये ऐसे घटिया लोग हैं। और ये जो रफ़ीक तारड़, इसके बारे में कहा जाता है, ये ब्रीफ केस जो है वो नोटों में भरकर वो उसका क्या नाम है लेकर जाया करते थे क्वेटा में, वो जजेस को ख़रीदने के लिए। तो मैं उनके सपोर्टर से बस यही कहना चाहूँगा कि आपको कुछ सोचना होगा। आप में अक्ल है, अल्लाह ने आपको शऊर दिया, अक्ल दिया, अक्ल से सोचें। ठीक है, इन चोरों का साथ छोड़ें और इमरान खान का साथ दें, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के कौम के लिए, इस मुल्क के बच्चों के लिए। शुक्रिया। अल्लाह।